अचानक ही बंद पड़ गई थी और हम चारों दोस्त अगरतला के हाईवे पर फंस गए। फिर जब मदद के लिए आसपास देखा तो हमने पाया कि दूर दूर तक किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। बीच बीच में इक्का दुक्का गाड़ी गुजरती थी पर उनसे कोई मदद नहीं मिली। देखते ही देखते 11 से 12 और 12 से 1 बज गया और 2 घंटे बर्बाद करने के बाद कौशल ने कहा, यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, चलो आगे चलकर देखते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। कौशल की बात तो सही थी पर रात के अंधेरे में गुजरते सन्नाटे ने हमारी हिम्मत तोड़ दी थी और यही कारण था कि हम पिछले 2 घंटे से मदद की उम्मीद में वहां से हिले ही नहीं। फिर ना चाहते हुए भी मैंने कौशल से कहा, चल फिर चलते हैं। और ये बोलकर मैं और कौशल दीपेश और कनिका को गाड़ी के पास छोड़कर मदद के लिए चल पड़े। तकरीबन 20 से 25 मिनट चलने के बाद भी हमारे हाथ में रात का अंधेरा और गूंजता हुआ सन्नाटा ही लगा। मैंने कौशल से कहा भी, भाई लगता नहीं यहाँ दूर दूर तक कोई मदद मिलेगी, चल वापस लौट कर चलते हैं। मैंने अभी इतना कहा ही था कि कौशल ने कहा, भाई वहाँ वो भीड़ कैसी है। फिर जब मैंने उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि बहुत से लोग एक कतार में खड़े हैं। पहले तो समझ में नहीं आया कि वो किस चीज़ की कतार है, पर जब मैं कौशल के साथ उन लोगों के पास पहुंचा तो मैंने पाया कि वो सारे एक शरबत वाले की रेहड़ी के आगे कतार लगाए खड़े हैं। तभी कौशल उस रेहड़ी वाले के पास जाते बोला, अरे वो भाई साहब पीछे हमारी गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ कोई आसपास में मैकेनिक मिल जाएगा। पर उस रेहड़ी वाले ने कौशल को कोई जवाब नहीं दिया। तभी कौशल को लगा कि शायद उसने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए कौशल ने उससे दोबारा पूछा, पर इस बार भी उस रेहड़ी वाले ने कोई जवाब ही नहीं दिया। इसी बीच मैंने गौर किया कि कतार यानी लाइन में लगे लोग कुछ अजीब से हैं, सभी के सिर नीचे की तरफ झुके हुए हैं। मैं अभी लाइन में खड़े लोगों को ही देख रहा था कि तभी कौशल ने कहा, यार ये शरबत वाला तो कुछ बताने को तैयार ही नहीं लगता है पहले शरबत पीना होगा तभी ये कुछ बताएगा। और ये बोलकर कौशल भी उस कतार में जाकर खड़ा हो गया। पर मुझे लगा कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है। तभी मैं आहिस्ते से कौशल के पास गया और उसके कान में धीरे से बोला, भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चल निकलते हैं यहाँ से। पर मेरी बात सुनने के बाद भी कौशल चुपचाप कतार में ही खड़ा रहा। फिर जब मैंने कौशल का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की तो उसने मुझे इतनी जोर से धक्का मारा कि मैं बहुत दूर जा गिरा। मैं गुस्से से चीखते उठा और कौशल पर भड़कते बोला, पागल हो गया क्या। मैंने अभी इतना बोला ही था कि तभी मैंने नोटिस किया कि कौशल भी कतार में लगे बाकी लोगों की तरह अपना सिर नीचे झुकाए खड़ा है और वहीं वो शरबत वाला मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा है। उस गुलाबी शरबत वाले की वो डरावनी मुस्कान देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ और भागते भागते वापस अपनी गाड़ी के पास पहुँचा, जहाँ कनिका और दीपेश किसी सरदार जी से बात कर रहे थे। जैसे दीपेश की नज़र मेरे पर पड़ी तो दीपेश मेरे पास आते हुए बोला, क्या हुआ भाई, इतना डरा हुआ क्यों है, और कौशल कहाँ है। मैं अभी हाँफ ही रहा था कि तभी उस सरदार ने कहा, कहीं तुम्हारा दोस्त गुलाबी शरबत पीने तो नहीं बैठ गया। उसकी बात सुनते ही मैं उसकी तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखते बोला, आपको कैसे पता। मेरे इतना कहते ही सरदार जी एकदम से गंभीर हो गए और फिर भारी आवाज़ में सरदार जी ने कहा, अब तुम्हारे दोस्त के पास सिर्फ आज रात भर का वक्त बचा है, सुबह होते ही वो मर जाएगा। सरदार जी के इतना कहते ही कनिका एकदम से बोल पड़े, सरदार जी आप ये क्या कह रहे हो, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वैसे भी आपको कैसे पता कि हमारा दोस्त मर जाएगा। इस पर उस सरदार जी ने आगे बताते हुए कहा, आज से तकरीबन 3 साल पहले मैं और मेरा खलासी इसी हाईवे से 18 पहियों वाली ट्रक जो कि ओवरलोड थी, हम उसे लेकर जा रहे थे। हम पहले 2 दिन का सफ़र तय कर चुके थे और अभी भी 1 दिन का सफ़र बाकी था। सब कुछ सही और वक्त पर हो रहा था। फिर जब हम अगरतला के इस हाईवे पर पहुंचे तो मैंने कुछ देर के लिए ट्रक को हाईवे के किनारे पर लगा दिया। दरअसल मेरी आंखों में बहुत तेज दर्द हो रहा था और उस वक्त तक दर्द इतना बढ़ चुका था कि अब बर्दाश्त से बाहर था। लिहाजा मैं ट्रक को साइड में लगाकर कुछ देर के लिए ट्रक में ही लेट गया। फिर जब कुछ देर के बाद जब मैं उठा तो आंखों को थोड़ा आराम तो मिल गया था, पर मेरा खलासी जितेंद्र ट्रक से गायब था। मैंने जितेंद्र को बहुत आवाज़ दी पर उसका कोई पता नहीं चला। मैंने ट्रक का हॉर्न भी बजाया ताकि ट्रक का हॉर्न सुनकर वो लौट आए, पर जितेंद्र लौटा नहीं। अब ट्रक में बैठे बैठे मुझे 15 मिनट बीत चुके थे और अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी थी। फिर जब मैंने ट्रक से उतरकर हाईवे पर उसे ढूंढने निकला तो कुछ दूर जाने के बाद
मुझे एक मोटा आदमी आता हुआ दिखा। फिर जब वो मेरे करीब आया तो उसका चेहरा देखकर मैं हैरान हो गया। दरअसल वो मोटा आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा खलासी जितेंद्र था, पर उसका पेट इतना फूल चुका था कि उसके शर्ट के बटन भी बस टूटने के कगार पर थे। मैं अभी उसकी बदली हुई हालत को देख ही रहा था कि तभी जितेंद्र रोते हुए बोला, उस्ताद उस्ताद मुझे बचा लो, मेरा पेट अपने आप ही बड़ा होता जा रहा है, मेरा पेट फट जाएगा। फिर जब मैंने पूछा कि आखिर तेरा पेट अपने आप ही कैसे फूलने लगा, तो इस पर जितेंद्र ने बताया कि उस्ताद जब आप ट्रक में लेटे थे तो मैं कुछ देर के लिए ट्रक से उतरकर बाहर की तरफ टहलने लगा। तभी टहलते हुए मेरी नज़र एक रेडी वाले पर पड़ी जो कुछ बेच रहा था। मुझे लगा समोसा पकौड़ी वाला है, तो ये सोचकर जब मैं उस रेडी वाले के पास पहुंचा तो मैंने पाया कि वो समोसा कचौड़ी तो नहीं पर गुलाबी शरबत बेच रहा है। और फिर जब मैंने वो गुलाबी शरबत पीकर उस शरबत वाले से पूछा कि कितने पैसे हुए, तो वो पेट को देखकर अजीब ढंग से मुस्कुराने लगा। फिर जब मैंने अपनी पेट की तरफ देखा तो मुझे लगा कि मेरा पेट पहले से थोड़ा बड़ा हो गया है। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि वो शरबत वाला वहाँ से जाने लगा और मेरे लाख पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ क्या किया है उसने। जितेंद्र की बात सुनकर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकले। तभी मुझे दयाल काका का ख्याल आया जो तंत्र मंत्र के अच्छे जानकार थे। मैंने फौरन ही उनको फ़ोन लगाया और जितेंद्र के साथ घटी सारी बातें बता दी। सारी बात सुनने के बाद दयाल काका ने पूछा, आसपास में तुम्हें कोई चलता हुआ लाल तारा दिखाई दे रहा है? फिर जब दयाल काका के कहने पर जब मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो मुझे एक लाल तारा दिखा जो ठीक जितेंद्र के सिर के सीध में था। मेरे हाँ कहते ही दयाल काका ने जितेंद्र से बात कराने को कहा। फिर जब जितेंद्र ने काका से बात की तो उसका चेहरा एकदम से उतर गया। उसने फ़ोन मुझे थमाते हुए कहा, उस्ताद तुम जाओ और मेरे पीछे मत आना। ये बोलकर जितेंद्र रोता हुआ वहाँ से भागने लगा। मैंने उसे बहुत आवाज़ दी और रोकने की कोशिश भी की पर वो नहीं रुका। इस बीच जब मैंने फिर से आसमान की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो लाल तारा जितेंद्र के साथ साथ जा रहा था। मैंने दयाल काका को दोबारा फ़ोन लगाया ये जानने के लिए कि आखिर उन्होंने जितेंद्र को क्या बताया, पर जब काका से बात हुई तो उन्होंने मुझे इतना बताया कि तुम चुपचाप वहाँ से निकल जाओ और बीच में कहीं रुकना नहीं। फिर उस रोज़ के बाद से जितेंद्र कभी भी घर नहीं लौटा। अभी सरदार जी अपने खलासी की ये सब बातें बता ही रहे थे कि तभी पीछे से हमें कौशल की चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। फिर जब हमने पीछे पलटकर देखा तो हम सब की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल कौशल का भी पेट किसी गुब्बारे की तरह फूला हुआ था, यहाँ तक कि उसकी टी शर्ट भी अब फट चुकी थी। अभी मैं कौशल के फूले पेट को ही देख रहा था कि सरदार जी ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो वो लाल तारा। सरदार जी के कहते ही जब हमने आसमान में देखा तो सच में एक लाल तारा कौशल के सीध में नजर आया। तभी कौशल रोते बिलखते हुए बोला, देखो ना भाई मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने वो गुलाबी शरबत पी है मेरा पेट फूलता ही जा रहा है, कुछ करो नहीं तो मेरा पेट फट जाएगा। कौशल की वो दर्दनाक हालत देखकर मेरे साथ दीपेश और कनिका की आंखें भी अब भर आई थी, पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब जो थोड़ी उम्मीद बची थी वो सरदार जी से थी। तभी हम सरदार जी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगे। सरदार जी भी समझ गए कि हम उनसे उम्मीद कर बैठे हैं। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और दयाल काका को कॉल किया, पर उनका कॉल उस वक्त लगा नहीं। वहीं कौशल का पेट अब देखते ही देखते और भी बड़ा हो गया। सरदार जी ने कौशल को कहा, बेटा ये जो तुम्हारे सर के ऊपर आसमान में लाल तारा है तुम्हें इसके साथ साथ जाना है। हम लोग तुम्हारे पीछे रहेंगे और तुमको बताते रहेंगे कि क्या करना है। और फिर जैसे आगे बढ़ना शुरू हुआ जितेंद्र उस लाल तारे के पीछे पीछे जाने लगा और हम भी उसके पीछे पीछे जा ही रहे थे, पर हमने 100 से 200 कदम की दूरी बनाए रखी थी। वहीं सरदार जी अभी भी अपने दयाल काका को कॉल लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर अब उनका फ़ोन बार बार नॉट रीचेबल आ रहा था। फिर तकरीबन आधे घंटे से ऊपर बीत जाने के बाद अब कौशल का पेट इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि उससे अब चला भी नहीं जा रहा था। और आखिरकार कौशल ने दर्द के आगे घुटने टेक दिए और वो वहीं हाईवे पर लेट गया। फिर हम भी कुछ दूरी पर खड़े हो गए। हमारा दोस्त दर्द से छटपटाया जा रहा था, पर हम सारे ही लाचार और बेबस थे। तभी सरदार जी का कॉल लग गया और उनकी दयाल काका से बात हो गई। सरदार जी ने फ़ोन रखते हुए चिल्लाते हुए हमें कौशल को छोड़कर भागने को कहा, पर हम ऐसा कैसे कर सकते थे। पर जब सरदार जी ने आगे कहा कि अभी वो लाल तारा नीचे गिरने वाला है और उसके गिरते ही कौशल को इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी,
लेकिन हम में से कोई भी यहाँ पर रहा तो 300 सालों तक एक फूले हुए पेट के साथ हमें जीना होगा। अब हम सब ने इतना कुछ देख लिया था कि सरदार जी की बात मानने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। सरदार जी के वहाँ से भागते ही हम भी कौशल को वहीं अकेला छोड़कर वहाँ से भागने लगे। हमें वहाँ से भागता देख कौशल भी समझ चुका था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। भागते हम सारे ही रो रहे थे। वो पल हमारी जिंदगी का सबसे बुरा पल था। हमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि हम पीछे पलटकर देख लें। भागते जब हम सरदार जी के ट्रक के पास पहुंचे तो सरदार जी ने हमें ट्रक में बैठने को कहा। फिर हमारे बैठते ही सरदार जी ने ट्रक फुल स्पीड में वहां से भगाई। अभी हम 5 से 7 किलोमीटर आए ही थे कि तभी अचानक से पूरा आसमान एकदम से लाल हो गया। आसमान के लाल होते ही हमारे शरीर में एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। हम सारे ट्रक में चुपचाप बैठे रहे और फिर कुछ घंटों के बाद सुबह भी हो गई। हम भी अब अगरतला के उस हाईवे से काफ़ी दूर आ चुके थे और सरदार जी की मदद के चलते हम तो बच गए, पर अपना एक दोस्त खो बैठे। फिर इस हादसे के तकरीबन 3 महीने बाद कनिका को उस गुलाबी शरबत वाले के बारे में थोड़ी जानकारी हाथ लगी। तभी कनिका ने बताया कि बहुत पहले एक अज्ञात आदिवासियों का समूह हुआ करता था जो एक दूसरे दुनिया के भगवान को मानते थे, जिसे वो अवोरा कहते थे, जो आसमान से आते थे। उस आदिवासी समूह का मुखिया एक मुख्य जरिया था उस दूसरी दुनिया के भगवान से संपर्क बनाए रखने के लिए। वो एक ऐसा गुलाबी तरल बनाता था जिसे किसी इंसान को पिलाया जाता और उसे पीने के बाद वो तरल उस आदमी के पेट में तेजी से बढ़ने लगता, जो कि उस दूसरी दुनिया के भगवान के लिए प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता था। फिर वक्त के साथ वो अज्ञात आदिवासियों का समूह रहस्य ही बना रहा, पर ऐसी घटनाएं आज भी यहाँ दूर दराज के इलाके में होती रहती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। Get skincare products at up to 35% off on your first order. Download Misho